अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त आरजे मोहम्मद तलहा और मेरे साथ हर बार की तरह आरजे आकाश मौजूद हैं और हम मौजूद हैं नई सुबह वेब रेडियो के स्टूडियो के अंदर। और आज आरजे आकाश से बड़ी अच्छी गपशप रही है, खासी दावत हो चुकी है हमारी। हम आपस में बैठ के बहुत देर से बातें कर रहे हैं और सोचा कि अब हमारे शो का टाइम हो गया है तो हम आपके पास आ जाएं। तो लिसनर्स, क्या हाल है आपके, कैसे मिजाज हैं आपके, कैसा मौसम है आपके शहर का और कैसा मौसम है आपके दिल का, ये सारी बातें आपसे जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे आरजे आकाश से। आकाश, क्या हाल है, कैसे मिजाज है, मौसम कैसा है आपके दिल का, क्योंकि शहर का मौसम तो हमारा एक ही है। जी तो जनाब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सामाईन। और उसके बाद यह कि आज मैं मौजूद हूँ आरजे तलहा के साथ और हम लोग मौजूद हैं आपके साथ। तो तलहा, बिल्कुल दिल का मौसम तो बहुत हैप्पी है। आज तो दिल का मौसम बहुत अच्छा है, एक अच्छा वेदर चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो है वो मैं हैप्पी हूँ और मेरे दिल का मौसम जो है वो अच्छा है, जैसा कि हमेशा होना चाहिए। मतलब आज का मेरा जो दिल का मौसम है वो हस्बे दस्तूर हस्बे रिवायत नहीं है। तो आज जो है वो मेरे दिल का मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी अब शहर का मौसम तो आपको पता ही है कि गर्मियाँ तकरीबन ख़त्म हो रही हैं और सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो जो है वो हम अब जो आगे और भी सर्दी को जो एंजॉय करने की तैयारी कर रहे हैं। तो शहर का मौसम तो हमारा बिल्कुल एक ही है। बिल्कुल आरजे आकाश, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आपको हम बताते चले, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। कैसी अजीब सी बात है, आप सुन रहे हैं फिर भी आपको बताते चले। लेकिन आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि जल्दी से अपना मोबाइल उठाएं, व्हाट्सएप पर जाएं और हमें मैसेज करके बताएं कि आरजे आकाश और आरजे तलहा का ये शो तलाश आप लोगों को कैसा लगता है। और आप लोग हमें बता रहे होंगे आप लोगों को कैसा लगा ये पूरा अरसा जो हम आपके साथ मिलकर बैठे रहे, आपसे बातें करते रहे। और कांटेक्ट नंबर आप लोगों के पास सेव है पहले से, फिर भी आपको बताया देते हैं 0330860072। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर जाएं, प्यारा सा नाम लिखें अपना, अपने शहर का नाम लिखें, दुनिया के किस कोने से आप हमें सुन रहे हैं ये बताएं और फिर आप अपना पैगाम लिखकर हमारे साथ शेयर कर दें, हमें सेंड कर दें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है नई सुबह इंस्टीट्यूट। फेसबुक पर जाएं, नई सुबह का पेज विजिट करें और हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें। आरजे आकाश, आज आपका दिल का मौसम हस्बे दस्तूर नहीं है, क्यों? ये बात मुझे समझ नहीं आई। पहले तो ये बात बताएं। जी तो आरजे तलहा, हस्बे दस्तूर ना होने का मतलब ये कि मेरा दिल का मौसम जो है वो हस्बे दस्तूर तो नॉर्मल ही होता है। कभी मतलब इतना ज़्यादा कोई हैप्पी या कोई ज़्यादा ऐसी फीलिंग वाला नहीं होता। लेकिन आज क्योंकि मैंने जो वो नई सुबह को विजिट किया है, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो दिल का मौसम है वो आज हैप्पी है। तो हस्बे दस्तूर मैं नहीं कह सकता कि मेरे दिल का मौसम आज है। अच्छा, दिल गार्डन हो गया आपका। जी हाँ, दिल गार्डन हो गया बाकी का। वाह भाई वाह, माशाल्लाह से आरजे तलहा इतने खूबसूरत हसीन और जमील आदमी। अब क्या करें, अपनी तारीफ खुद करनी पड़ेगी। बाकी जो हमारे लिसनर्स करते हैं वो हम इसीलिए अपने शो में शामिल नहीं कर रहे होते कि बाकी जो लोग हैं सुनने वाले क्या कहेंगे, तलहा अपनी तारीफें जो है वो अपने शो में जो है वो शामिल करते रहते हैं। तो हमारे खूबसूरत से जो लिसनर्स हैं वो हमें कमेंट करके बता रहे होंगे कि आपको हमारा शो कैसा लगता है। हंसी मजाक चलता रहेगा, बातचीत होती रहेगी आरजे आकाश के साथ। मेरे ख्याल से आरजे आकाश से आज कुछ सुनते हैं। आज हम अपने शो में पहला गाना, पहला ब्रेक शामिल करने से पहले आरजे आकाश से कुछ सुनेंगे और फिर ब्रेक पर जाएंगे। तो आकाश, हमें क्या सुना रहे हैं आज? जी तो आरजे तलहा, ये बहुत आपने जो है वो एक क्रिटिकल सा सवाल कर दिया मेरे से कि आप आज क्या सुनाएंगे। तो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मेरा थोड़ा सा गला खराब है आज, इस वजह से थोड़ा सा अगर सुनाए जाने में मज़ा नहीं आएगा। मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो एक अच्छा सा ट्रैक एंजॉय करें जब तक मैं अपना गला भी सही करूँ। नहीं आरजे आकाश, आप बचना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, हम ब्रेक से वापस आएंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद फिर आप हमें कुछ सुना रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो लिसनर्स, हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे आरजे आकाश की खूबसूरत आवाज और उसके साथ फिर अपने नेक्स्ट लिंक का आगाज करेंगे। तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पर शो तलाश। मैं हूं आपका दोस्त आरजे तलहा और मेरे साथ मौजूद हैं आरजे आकाश। वेलकम बैक सामईन। तो हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस और आप सुन रहे हैं शो तलाश विद आरजे तलहा एंड आरजे आकाश। सो भाई, हमारे ब्रेक से पहले जो अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, आप लोगों के साथ अच्छी बातचीत चल रही थी, तो कोशिश करेंगे कि उसे वहीं से कंटिन्यू करें
और हम लोग अपनी जो टॉपिक है उसकी तरफ जो वो बढ़ने की तैयारी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आरजे तलहा की तरफ चलेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैं क्या कहना चाहूँ, मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूँ, कभी वक्त नहीं मिलते, कभी अल्फाज नहीं मिलते। तो आरजे आकाश, सर्दियों का मौसम है इस वक्त। ऐसे मौसम में वैसे भी हर बंदा एक शायराना मिजाज में होता है, क्योंकि 8-9 बजे का ये वक्त और बुध की रात आप देखें और 8 बजे के बाद का ये वक्त है। और अगर सर्दी ना भी फील होती हो ना तो रात के वक्त थोड़ी थोड़ी खुनकी होती है। और अब तो आप देखेंगे अच्छी खासी सर्दी जो है वो कराची में महसूस की जा रही है। लोगों ने कम से कम अपर पहनना शुरू कर दिए, जैकेट्स पहनना शुरू कर दिए। मोटरसाइकिल सवार जो है उन्होंने कम से कम जो है ना वो सर्दी को फील करना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल से हम अपने शो का आगाज करते हुए अपने शो के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सी मिस्ट्री और कौन सी हिस्ट्री है और आज हमारे पास पहली कौन सी है। जी तो सामईन, हम आपके लिए आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो इंसान की इमेजिनेशन की हदों तक पहुंच चुका। यानी ये स्पेसक्राफ्ट जब इंसान ने लॉन्च किया था तो इंसान को ये नहीं पता था कि हमारे सोलर सिस्टम में एक्चुअल प्लैनेट्स कितने हैं। एग्जैक्टली ये भी इंसान को नहीं। और आज ये अचीवमेंट, ये एयरक्राफ्ट जो है वो हमारा स्पेसक्राफ्ट, ये सोलर सिस्टम से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वॉयेजर स्पेस मिशन, वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट। वॉयेजर एक स्पेस मिशन था जिसे एक्चुअली लॉन्च किया गया था इंसान की इमेजिनेशन और इंसान को जो स्पेस को एक्सप्लोर करने का जो शौक है, जो स्पेस को एक्सप्लोर करने का एक इंसान के अंदर एक जुनून था एक टाइम में, तो उसे देखते हुए इस मिशन को प्लान किया था नासा। नासा एक स्पेस एजेंसी है अमेरिका की तरफ से, जो आप जानते होंगे। हमारे पिछले शो का भी टॉपिक इसी से मुतालिक था। तो नासा से ये स्पेस मिशन प्लान था और फिर ये स्पेस मिशन जब लॉन्च करने जा रहे थे उस वक्त इन्हें वक्त के इंतखाब में बहुत प्रॉब्लम हुई। मतलब इन्हें कोई ऐसा वक्त चाहिए था, ऐसा कोई टाइम, इन्हें ड्यूरेशन चाहिए थी कि जिससे ये डिसाइड कर सके कि एक्चुअली इन्हें वो इस एयरक्राफ्ट को कब लॉन्च करना है। इन्हें बड़ा सोचना पड़ा। जब सोच कर फाइनली इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब ये किया जाए कि एक ऑब्जर्वेटरी कमेटी बिठाई जाए और वो देखे कि प्लैनेट्स की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई है और इसे भेजने का सबसे अच्छे से अच्छा मौका है वो कब मिलेगा। अब ये सीन है कि हमारे जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं वो गाइस घूमते हैं एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन के तहत। और जब ये प्लैनेट्स एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं तो वो सबसे अच्छा टाइम होता है किसी भी स्पेस मिशन को लॉन्च करने का। क्योंकि आप खुद देखें कि अगर कोई प्लैनेट्स जब लाइन में होंगे तो उनकी तरफ जाने का एक सीधा रास्ता मौजूद होगा। और जब प्लैनेट्स लाइन में नहीं होंगे, जब प्लैनेट्स नहीं जो है वो एक दूसरे से अलाइन होंगे, तो उस वक्त प्लैनेट्स की आपस में जो दूरी है और उन तक जो पहुंचने का रेगुलर जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से इस ऑब्जर्वेटरी कमेटी को कायम किया गया और इसने 1965 में ये रिपोर्ट दी कि 1977 में ये जो लाइंस हैं, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये पहली मर्तबा अलाइन हो रहे हैं। यानी 150 साल के बाद तकरीबन ये अलाइन हो रहे हैं और अब इनकी जो दोबारा अलाइनमेंट है वो 150 साल के बाद जाकर हो। मतलब कि अगर अभी मौका गवा दिया तो उसके बाद 150 साल बाद जाके मौका मिलेगा दोबारा से इस मिशन को लॉन्च करने। जी हाँ, और स्पेस साइंस की जो इस्तिलाहात हैं उनमें ये एक बहुत बड़ा टाइम है 150 साल। क्योंकि स्पेस साइंस का मकसद ही है स्पेस को एक्सप्लोर करना। और जब आप स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो फिर जाहिर है कि आपको चाहिए होती हैं चीजें, आपको टाइम प्रॉपर चाहिए होता है। तो आपने टाइम जब अगर प्रॉपर नहीं रखा, आपने टाइम मिसकैलकुलेट किया, तो फिर जाहिर है वही होगा कि आपको नुकसान हो जाएगा उससे। तो लिहाजा इस वजह से बहुत ये जरूरी होता है कि टाइम ड्यूरेशन प्रॉपर रखी जाए और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर जो ये मिशन लॉन्च किया जाए। अब मसला ये था कि ये मिशन था, इसको लॉन्च इसलिए किया जा रहा था कि ये एलियंस तक पहुंचे और वहां पर जाकर इंसानों को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए अगर किसी कोई एलियन सिविलाइजेशन स्पेस में है तो। यानी इसे इंटरस्टेलर स्पेस के लिए भेजा जाना था।
यानी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की जो दुनिया है, हमारे निज़ाम शमसी से बाहर जो चीजें हैं। अब क्या हुआ कि अब ये मसला आ गया क्योंकि 1977 अब इस टाइम में आपको ये अगर याद हो तो ग्रामोफोन हुआ करते थे, वो रिकॉर्ड्स हुआ करती थी, जो डिस्क की तरह एक चीज होती है वो हुआ करती थी। मेमोरी कार्ड और यूएसबी तो बिल्कुल भी उन दिनों में मौजूद नहीं। तो जो इस एयरक्राफ्ट को जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया, फिर भी इसमें सिर्फ 69 केबी की स्टोरेज थी। 69 केबी? जी 69 केबी, इतनी ज्यादा कम। आज के दौर में अगर किसी के पास 2 GB का भी मेमोरी कार्ड हो तो हम उसे कहते हैं कि यार ये क्या है। 69 केबी तरह कई दफा ऐसा हो जाता है कि ये एक तस्वीर के लिए भी कम पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इन्हें कोई ऐसा डेटा इसमें स्टोर करना था कि इंसानों का इंट्रोडक्शन हो सके अगर ये किसी और दुनिया में पहुंच जाता है। बस फिर यही हो सकता है कि एक लफ्ज हो, सिर्फ इंसान। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉर्मेट कटिंग की और बिल्कुल एक ओल्डन फॉर्मेट के अंदर पिक्चर्स इन्होंने बनाई और एक डिस्क मैनेज की, एक डिजाइनिंग डिस्क, एक ग्रामोफोन की जिस तरीके से डिस्क होती है इस तरीके से, लेकिन वो गोल्ड प्लेटेड थी और उसके ऊपर ये तमाम पिक्चर्स जो है वो कुंदा की गई थी और उनमें मुख्तलिफ चीजें थी। कुछ धरती के मनाजिर थे, कुछ इंसान दिखाया गया था, उनमें इंसान के आपस के ताल्लुकात दिखाए गए थे, इंसान की किस्में, बच्चे, मर्द, औरतें दिखाए गए थे। और धरती की तस्वीरों में ट्रैफिक जाम की जो तस्वीर थी वो पाकिस्तान से ली गई थी। आज आकाश, ये आप मजाक कर रहे हैं या वाकईतन आप सही सच्चे हो? मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं इस वक्त ऑन एयर हूँ और मैं जो रियलिटी बता रहा हूँ आपको कि ये पाकिस्तान से ली गई थी, जो ट्रैफिक जाम की तस्वीर थी। रियली कि ट्रैफिक जाम की तस्वीर पाकिस्तान से ली गई थी? जी हाँ। और जो बड़ी बिल्डिंग्स की, व्हाइट हाउस की तस्वीर थी उसमें, और जो है वो दूसरी कई अहम इमारतों की तस्वीरें थी। पिरामिड्स ऑफ गीजा, जो मिस्र के पिरामिड्स हैं जिनके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई है, जिनके ऊपर हमने शो भी एक रिकॉर्ड किया था, हाँ जी, उनकी भी जो है वो तस्वीरें इनमें मौजूद थी और कई मतलब 116 अलग अलग इमेजेस इनके अंदर मौजूद थी। अब मुझे ये आपके जहन में यकीनन ये सवाल आ रहा होगा कि इनको अगर इतने ये अजीब से फॉर्मेट में थी तो इनको डिकोड कैसे किया जा सकता है, या कितने % चांस है कि ये किसी एलियन सिविलाइजेशन को मिले और वो एग्जैक्टली इंसान से इंट्रोड्यूस हो सके। जी बिल्कुल आरजे आकाश, अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि इतने कम केबी के डेटा को एक इस तरीके से डिजाइन किया गया, इतने पुराने फॉर्मेट में, ओल्ड फॉर्मेट में जो डिजाइन किया जा रहा है, तो इसकी क्या वजह है? एक तो एलियन क्या हमारी जुबान, हमारा कोड वर्ड समझ भी पाएंगे या नहीं, और फिर समझेंगे तो इन तस्वीरों से, इन चीजों से उनको क्या चीज समझ में आनी थी? जी, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर एक टाइम की कमी आप कहें या ऐसी कोई एक डिस्प्रेशन काम को करने के लिए, जिसकी वजह से इन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा। और मतलब अब ये एलियंस के लिए ऐसी तो है कि वो इसके ऊपर जो वो काम करें तो वो इंसान को समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि एलियंस के पास भी कोडिंग जो है वो उसी तरह की हो जैसी इंसानों के पास है। बिल्कुल ऐसे ही, वरना जाहिर है वो उसको डिकोड ही नहीं कर सकेंगे। या ये है कि वो इंसान से भी कोई एडवांस अगर सिविलाइजेशन है तो वो इसे डिकोड कर सकेगी, बाकी वरना ऐसे इसकी बहुत कम चांसेस हैं कि ये मिल सके किसी एलियन सिविलाइजेशन को और फिर वो इसको फॉलो करते हुए जो वो हमारे पास आ जाए। तो 2 एयरक्राफ्ट लॉन्च किए गए थे इस प्रोजेक्ट के, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। और वॉयेजर 2 जो है वो जल्दी लॉन्च किया गया था वॉयेजर 1 के कॉन्टेस्ट में ये, और क्योंकि वॉयेजर 2 की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो जल्दी कंप्लीट हो गई थी तो उसे जल्दी लॉन्च कर दिया गया था, और वॉयेजर 1 जो था उसे बाद में लॉन्च किया गया था। लेकिन इस वक्त जो वॉयेजर 1 है वो बहुत ज्यादा आगे जो है वो जा चुका है, और इस वक्त वो ऊट क्लाउड के अंदर जो वो मौजूद है, जो कि हमारे इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआत कहा जाता है जिसको, यानी सन की ग्रेविटी से बाहर निकलने की। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है तलहा या हमारी ऑडियंस है कि इसको कितना टाइम लगेगा हमारे करीबी सोलर सिस्टम तक पहुंचने के लिए। हमारा करीबी सोलर सिस्टम है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, हमारा जो करीबी स्टार है, और ये अप्रोक्सीमेटली हमसे 1 लाइट ईयर की दूरी पर है, यानी 1 साल रोशनी की रफ्तार से अगर सफर किया जाए तो यहाँ तक पहुंचा जा सकता है 1 साल के अंदर। और रोशनी की रफ्तार होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी दुनिया के 7 चक्कर लगा सकती है लाइट 1 सेकेंड के अंदर। तो ये इतना दूर हमसे ये स्टार है, ये बाइनरी स्टार सिस्टम है, और यहाँ पर एक एक्सोप्लैनेट भी मौजूद है जिसके ऊपर ये उम्मीद की जा सकती है कि
जिंदगी की जो अपॉर्चुनिटी है, जिंदगी का जो इम्कान है वो मौजूद हो, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। और इस स्पेस क्राफ्ट को वहां तक पहुंचने के लिए तकरीबन 5000 साल चाहिए कम से कम। 5000 साल हमारे या 5000 साल स्पेस के? नहीं, 5000 साल हमारे। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइएगा आरजे आकाश, माशाल्लाह आपकी नॉलेज जबरदस्त है और हमारे लिसनर जो है इससे बड़ा महसूस होते हैं, आप जो इतनी मुफीद इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। अब मेरी नॉलेज के मुताबिक, मेरी नाक़िस मालूमात के मुताबिक जितनी वीडियोस मैंने देखी, मुझे चीजें समझ में आई कि अगर हम इस दुनिया में 2 साल रहते हैं और हम स्पेस में अगर रहकर आए, तो वो 2 साल का अरसा वापस अगर हम देखेंगे, दुनिया में 2 साल गुजरे और कोई स्पेस में गया हुआ है और वो वापस आता है, तो 20 साल गुजर चुके होते हैं। तकरीबन इसी तरह का कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जो वो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप किसी वैक्यूम के, किसी ऐसे मैसिव ऑब्जेक्ट के गिर्द चक्कर लगाकर आए कि जो आपको मतलब आपके लिए स्पेस टाइम को कर्व कर सके। ये बहुत मुश्किल थ्योरी है, लेकिन इसमें ये चीज है कि स्पेस टाइम एक टेबल की तरह है, टाइम एक टेबल की तरह है, और उस पर अगर कोई बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कोई ग्रेविटी वाला कोई ऑब्जेक्ट, जैसे एक ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार जिसको कहा जाता है, वो अगर आ जाता है तो टाइम जो है वो कर्व हो जाता है बीच में, यानी टाइम इतना स्लो हो जाता है। अगर कोई ब्लैक होल के अंदर अगर एक दिन गुजार कर आए तन्हा, तो धरती पर 5 लाख साल गुजर चुके होंगे। हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मेरी अपनी, जैसे मैंने बताया कि मालूमात प्रॉपर सही कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना कि स्पेस में टाइम जो है वो इतनी तेजी से, जो हमारा जो दिन और रात के जो प्रोसेस है 12-12 घंटे का, 24 घंटे पूरे बनते हैं, स्पेस में इस तरह टाइम नहीं चलता। स्पेस का टाइम अलग है। एग्जैक्टली। लेकिन वो जो फर्क है वो तकरीबन 8 से 9 सेकंड्स पर डे का फर्क होता है तकरीबन। इतना ज्यादा फर्क नहीं होता कि मतलब अगर कोई आप 2 साल गुजारे तो वहां पर 20 साल गुजर जाए, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा फर्क जरूर होता है, लेकिन जो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता अगर जस्ट आप धरती के ऑर्बिट में जो वो बने रहे। हाँ, अगर आप किसी ऐसे जैसे सूरज के गिर्द अगर आप चक्कर लगा कर आते हैं खुद, और उसकी स्पीड एक मैक्सिमम जो स्पीड एक मैक्सिमम जो वेलोसिटी पर हो, तो ये पॉसिबल है कि जो वो टाइम आपके लिए भी स्लो हो जाए। एक मैक्सिमम वेलोसिटी हो, तो ये पॉसिबल है कि आपका जो टाइम है वो कम हो जाए। सही, ठीक है। अब आप आगे वही जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे थे वही हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। तो आज से 5000 साल बाद हम ये कह सकेंगे कि ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये पहुंच चुका है किसी एलियन सिविलाइजेशन के अंदर। अगर ये सिर्फ तब है कि जब एलियंस हमारे करीबी सितारे यानी प्रोक्सिमा सेंचुरी बी की तरफ जो एक्सोप्लैनेट है वहां पर मौजूद हो। अगर वो एक्सोप्लैनेट के गिर्द मौजूद न हुए, अगर वो उस पर मौजूद न हुए, तो फिर तो ऐसे 50-60 हजार साल लगेंगे दूसरे किसी एक्सोप्लैनेट तक पहुंचने के लिए। तो मैं ये सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है और उसमें जो एलियन सिविलाइजेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी ज्यादा हो सकती है अगर हम देखें तो। अर्ज आकाश, अभी आपने जितना तवील फासला बताया और जितनी कम पॉसिबिलिटी है, हमारा जो भी स्पेस क्राफ्ट है वो निकला है और 5000 साल बाद जाके किसी एलियंस के पास पहुंचेगा, तो क्या हमें इस बात का यकीन भी है कि एलियंस मौजूद भी है नहीं है? बस हमें एक मफरूजे के तहत जो है वो यहाँ से स्पेस क्राफ्ट जो है वो बनाया, इतना खर्चा किया और फिर उसको रवाना कर दिया। देखें, मेरा जहाँ तक ये जो है वो एक व्यू है, मेरा जहाँ तक राय है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस पूरी इतनी बड़ी कायनात में अकेले होंगे। इसकी वजह ये है कि आपकी जो ये सोलर सिस्टम है आपका, इसमें तो यकीनी तौर पर कोई एलियन सिविलाइजेशन मौजूद नहीं है, लेकिन एक सोलर सिस्टम नहीं है पूरे इस कायनात के अंदर। इस 1 अरब से ज्यादा सोलर सिस्टम्स को मिलाकर एक गैलेक्सी बनती है, और हमारी गैलेक्सी हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसका जो डायमीटर है वो 2 लाख लाइट ईयर्स पर मुश्तमिल है। यानी रोशनी की रफ्तार से सफर किया जाए तो हमें अपनी गैलेक्सी क्रॉस करने में 2 लाख साल लगेंगे। तो हमें ये अंदाजा ही नहीं है कि क्या क्या जो वो मौजूद हो सकता है स्पेस के अंदर। हम मुख्तलिफ सैटेलाइट्स भी लॉन्च करते हैं, मुख्तलिफ बड़े बड़े लॉन्च करते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह, और मुख्तलिफ टेलीस्कोप से हम जो वो देख रहे होते हैं। अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप हाल ही में आया है,
तो उसमें भी हम ये चीज देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो कई दफा तो ये चीज होती है कि हमारे पास जो लाइट आ रही होती है वो इतनी दूर की गैलेक्सी से आ रही होती है कि अब हमें पता ही नहीं है कि क्या वो जो गैलेक्सीज अभी मौजूद है या नहीं है। अभी मौजूद है या नहीं है, ये जहाँ पे आज आकाश में आपको होल्ड करूंगा, क्योंकि इससे सवाल और मेरे जहन में निकल आते हैं। क्योंकि मैंने एक जगह और सुना कि इस गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे इस पूरे हमारा जो खला है इसके अंदर ऐसे सैयारे हैं जो बन के खत्म भी हो चुके होते हैं और उसकी रोशनी हमें नजर आ रही होती है। जैसे कि हम बात करें, हमने पढ़ा है ये कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो 8 मिनट बाद हमें सूरज की रोशनी पहुंचती है और उस टाइम तक सूरज के अंदर कुछ और तब्दीली हो चुकी होती है। इसी तरीके से जो दूर दूर और सैयारे हैं वो बन के खत्म हो जाते हैं और हमें इतने लंबे लंबे अरसे बाद पता चलता है। ये तो सूरज और हमारा जो फासला है, इस फासले के मुताबिक 8 मिनट लगते हैं और दूर की जो और सैयारे हैं उनके और मजीद टाइम लगता हो। क्या पता कि साल साल बाद हम तक जो इनकी रोशनी पहुंचती है और वो बन के खत्म भी हो चुका होता हो या फिर वो अपनी जगह से किसी और जगह जा चुका होता हो। इस सवाल का आंसर लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले हम एक ब्रेक ले लें क्योंकि हम बहुत देर से बोल रहे हैं और हमारे लिसनर्स कहीं बोर ना हो जाए। तो इसलिए एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फिर वापस आते हैं और फिर मजीद आपसे ढेर सारी बातें करते हैं। वेलकम बैक लिसनर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बहुत ही जबरदस्त डिस्कशन आरजे आकाश के साथ जो है वो आकाश के बारे में जो है वो जारी और सारी है। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि इंसान कितना दूर तक जा सकता है, वो कितना बहुत ही दूर अंदेश है। तो लाइट ईयर्स के मुतालिक बातें हो रही हैं और नासा जो है वो बड़ी बेहतरीन कंपनी जो है वो अभी तक साबित हो रही है और वो नए नए मिशन जो है वो लॉन्च कर रही है। ये अमेरिकन कंपनी है और यकीनन। अच्छा आरजे आकाश, इससे पहले कि आप मजीद और इसके बारे में बताएं, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। हम देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में दो बड़ी ताकतें हैं जो जिनको सुपर पावर माना जा सकता है। चाइना की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम रशिया की बात कर रहे हैं और अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका की कंपनी है नासा, तो रशिया की कौन सी कंपनी है? और जैसे नासा के बारे में कि इसने फला मिशन लॉन्च कर दिया और वो वहां तक पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया, सूरज पे पहुंच गया, तो जो रशिया है वो क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा। जी, तो आरजे तरह नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि अमेरिका कोई काम कर रहा हो और रशिया जो है वो उस मामले में पीछे हो। हाँ, ये चीज है कि जिस तरीके से रशिया टूट गया था और जिस तरीके से सोवियत यूनियन टूट गया था, तो उसके बाद उनके काम में जो है वो बहुत तेजी तो नहीं है, लेकिन जो बहुत उनके कोई आम आहिस्ता भी काम उनका नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको कहा जाता है, जो एक इसके ऊपर भी पूरा एक शो हो सकता है, जो एक बॉडी है, एक इंसानों का एक रिसर्च सेंटर है जो स्पेस में है और धरती के ऑर्बिट में घूम रहा है। तो उसके पहले एक रिसर्च सेंटर रशिया का भी जो है वो मौजूद था स्पेस के अंदर, मीर के नाम से। तो जब मीर स्पेस स्टेशन रिटायर्ड हुआ तो उसके बाद रशिया अपना दूसरा स्पेस स्टेशन लॉन्च करना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने और बाकी तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज कही कि क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, सबके सब ममालिक अपने अपने स्पेस स्टेशन अगर लॉन्च करेंगे तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा और ये कोई अच्छी चीज नहीं है। तो लिहाजा इस वजह से आप लोग अपना जो स्पेस स्टेशन है उसे लॉन्च ना करें और आप लोग हिस्सा बन जाए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। तो उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डिजाइन किया गया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि स्पेस में कोई ऐसा स्पेस स्टेशन डिजाइन किया जाए कि जिस पर इंसान बैठकर रिसर्च कर सके। तो वो जब स्टेशन डिजाइन किया गया तो वहां पर जो ये चीज आई कि रशियन साइंटिस्ट से भी वहां पर जो वो काम किया गया था, और जिस तरीके से नासा है उस तरीके से रशिया की भी जो वो एक प्रॉपर स्पेस एजेंसी जो मौजूद है। बहुत शुक्रिया आरजे आकाश, आपने मजीद हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। अब आप हमें मजीद जो आप बताने जा रहे थे स्पेस के बारे में कि क्या पॉसिबिलिटी है कि जो एलियंस हैं उनको हमारी बात समझ आ भी रही है, नहीं आ रही, वो इस दुनिया में बहुत कहीं दूर इस दुनिया के मौजूद हैं और हम कोशिश में लगे हुए हैं। और आपने कहा कि इतनी बड़ी गैलेक्सी या आप कहेंगे मिल्की वेव्स हैं और मुमकिन ही नहीं कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा कोई और मौजूद ना हो। तो मजीद इस बारे में क्या बताते हैं? जो आप बता रहे थे कि अमेरिका के ये जो कंपनी है नासा, इसने 2 मिशन जो है लॉन्च किए और फिर आगे इसके अभी तक क्या प्रोग्रेस है?
जी, तो आरजे तलहा मैं ये कह रहा था कि मैं ये नहीं समझता कि हम इंसान इस दुनिया में अकेले हैं। ये नहीं, पॉसिबल नहीं है ये कि हम इंसान इस दुनिया में अकेले हों, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर कायनात इतनी बड़ी जो है उसको बनाना जो बेवजह ही नजर आता है। हालांकि अल्लाह पाक का ये फरमान है कि कोई चीज बेवजह नहीं बनाई जाती। मैं ये बता रहा था कि कायनात कितनी बड़ी है और हमारी ये जो गैलेक्सी है ये 2 लाख लाइट ईयर्स पर फैली हुई है। 2 लाख लाइट ईयर्स बहुत बड़ी एक फासला होता है और इसके अंदर पता नहीं कितने खरब तारे हैं और उनके गिर्द हमारे ही सोलर सिस्टम की तरह सोलर सिस्टम्स बने हुए हैं बहुत सारे निजाम शमसी। तो ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि सिर्फ एक निजाम शमसी के एक सैयारे पर लाइफ होगी और किसी सैयारे पर लाइफ नहीं होगी। यहाँ पे मुझे एक पीके फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है कि है ही एक छोटा सा गोला, अरे इससे बड़ा लाखों करोड़ों गोला घूम रहा है अंतरिक्ष में। तो क्या बात है, क्या बात है। तो हमारे प्लेनेट की इतनी कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि हमारे प्लेनेट जैसा ही साइंटिस्ट के तरफ से ढूंढा गया एक ग्रुप ऑफ प्लेनेट्स है जिसमें जो अपने जो स्टार है उसके गोल्डीलॉक जोन में भी है, ठीक है, और उसका एक स्टार भी है जो प्रॉपर ना बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत बड़ा जो स्टार होता है उसके रेडिएशन इतने ज्यादा होते हैं कि वो मतलब उसकी गर्मी बहुत ज्यादा होती है और वहां पर लाइफ मुमकिन नहीं होती। और अगर छोटा सा स्टार है तो उसके रेडिएशन इतने ज्यादा होते हैं कि वहां पर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं हो सक रही होती। तो इस वजह से दरमियाना दर्जे का स्टार हो और फिर उसके गोल्डीलॉक रीजन में भी हो, यानी गोल्डीलॉक रीजन यानी वो रीजन के जहां पर पानी जो है वो अपनी लिक्विड स्टेट में रह सके, यानी ना बहुत गर्म हो जिस तरह हमारे यहाँ वीनस और मरकरी है, ना बहुत ठंडा हो जिस तरीके से जुपिटर है या जिस तरीके से सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है। ये बहुत ठंडे प्लैनेट्स हैं, यहाँ पर जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से अब सैटर्न और नेपट्यून आपके मैं मिसाल दे रहा हूं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जी वो तो गैस जायंट्स हैं। हाँ, वो गैस जायंट्स जरूर हैं, लेकिन वो इतने ठंडे हैं कि अगर वो गैस जायंट्स न भी होते तो भी उन पर लाइफ का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर है -100 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन सी लाइफ होगी। अर्ज आकाश, आपकी बातें सुन के अकल जो है वो एक तौर पे दंग रह जाती है। लेकिन इसका एक सवाल ना मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात किसी और तरफ निकल जाएगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे लिसनर्स जो है वो हमें इस बात का जवाब दें। और एक ये सवाल है मेरे जहन में उभर रहा है आरजे आकाश, अगर आप इसको मुनासिब समझें तो आप भी इसका जवाब दें। जी। हम जब अपने मजहब इस्लाम की बात करते हैं और हम मुकम्मल इस दीन के ऊपर यकीन के साथ ये बात करते हैं कि जो भी हमें तालीमात दी गई हैं, जो भी हमें बताया गया है वो कामिल और मुकम्मल हो चुका है। अब हम देखते हैं कुरान मजीद में अल्लाह ताला इंसानों के साथ मुखातिब होते हैं। तो या तो मेरा ये काउंटर सवाल आपसे ये है कि अगर फिर और मजीद प्लैनेट्स हैं और जहां पर जिंदगियां मौजूद हैं, उन सबको फिर इंसान ही कंसिडर किया जा रहा होगा, उन सबको फिर इंसान कहा जा रहा होगा, या हम जैसे ही कुछ लोग वहां पाए जाते होंगे? क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऐसी मखलूकात है जिनसे मुखातिब होकर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हमारे पास कलाम इलाही है उसके अंदर फरमा रहे होते हैं, और वो 2 मखलूकें, एक या तो इंसान है और दूसरी जिन्नात है। तो इसके अंदर फिर तीसरी किसी और मखलूक की तरफ अल्लाह ताला ने ये तो कहा कि कई ऐसी मखलूकात, कई ऐसी चीजें हैं जो इस दुनिया के अंदर हैं, लेकिन उनके साथ ये हिसाब किताब और ये सारा नेकी बुराई और ये सिलेक्शन का ऑप्शन जो हमारे पास है कि हमने अच्छाई को सिलेक्ट करना है या बुराई को सिलेक्ट करना है, ये ऑप्शंस फिर बाकी मखलूकात के साथ नहीं है। जैसे हमारे जानवर हो गए, हशरातुल अर्ज हो गए, परिंदे हो गए, समुद्री जानवर हो गए, तो इस तरह की चीजें फिर उन दूसरी मखलूकात के साथ नहीं है। जी, तो जनाब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं इस मामले में जो वो मेरी मालूमात भी महदूद है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जैसे आपने कहा कि इन तमाम उन जानदारों को भी इंसान ही कहा गया हो, तो उसके ऊपर सिर्फ मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ये मुमकिन है कि उन तमाम को इंसान में काउंटर किया गया होगा, या ऐसा भी मुमकिन है कि अल्लाह पाक ने उनके वजूद से हमें आगाह करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ये दूरियां इतनी ज़्यादा हैं कि आप इंसान जो मर्जी चाहे कर ले, इतनी एक्सप्लोरेशन उसके लिए नामुमकिन है कि इस सोलर सिस्टम से उस सोलर सिस्टम तक जाए, क्योंकि 1 लाइट ईयर की दूरी तय करने के लिए हम इंसानों को 10,000 साल चाहिए। इस वक्त जो मैक्सिमम स्पीड जो रीच की गई है 16 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, जो पार्कर सोलर प्रोब की स्पीड है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है, तो उसकी स्पीड से भी अगर जाया जाए तो हमें 1 लाइट ईयर की दूरी तय करने में 10,000 साल लगते हैं। और 10,000 साल एक ऐसा अरसा है कि ना तो हमारे जो फ्यूल रिसोर्सेज है वो साथ दे सकते हैं, और ना कोई हमारे पास ऐसा कोई इंतजाम है कि इंसान की जो उम्र है वो 10,000 साल हो जाए। तो इस वजह से एक जमाना बदल जाएगा अगर एक ऑब्जेक्ट
यहाँ से वहां तक जो वो जाए और फिर वापस आए। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि शायद वो उनके वजूद से अल्लाह पाक ने हमें आगाह करना मुनासिब नहीं समझा, ये भी मुमकिन है। ठीक है, मजीद मेरे ख्याल से बातें तो चलती रहेंगी और मजीद मेरे पास ना इसमें काउंटर क्वेश्चन जो है वो आए जा रहे हैं। जैसे कि एक मखलूक के बारे में हमने बात सुनी है कि दुनिया के आखिर के अंदर जब दुनिया सब खत्म होने वाली होगी तो एक कौम इस दुनिया में उतारी जाएगी जिसको याजूज माजूज कहा जाता है और उनके बारे में को हर चीज खा पी जाएगी। तो मेरे ख्याल से इसका ये आंसर भी हो सकता है कि ऐसा है बिल्कुल कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी मखलूकात सिर्फ हमारी गैलेक्सी में नहीं और मजीद गैलेक्सीज में हों और जो कुर्ब कयामत जो है वो इस दुनिया के अंदर जो आ जाए। जैसे कि मैं बात करूं एक और मजीद निशानी के बारे में कि ऐसे जानवर जो इंसानों से बातें करने लगेंगे। आया कि वो इस दुनिया के ही जानवर तो नहीं हो सकते, हो सकता है कि इंसान इतनी तरक्की करे कि जानवर बोल सके, या फिर वो किसी और प्लेनेट किसी और दुनिया के जानवर हों जो इस दुनिया में आए और हमसे बातें करें, या फिर ये जो याजूज माजूज का किस्सा है कि वो जो जितनी भी बुलंदियां हैं वहां से उतरकर जो है हमारी दुनिया में आ जाएंगे और फिर बहुत आगे मजीद वाकयात और सारी चीजें हैं। तो आरजे आकाश क्या ख्याल है इस बात को यही जो है वो मुख्तसर रखते हुए, क्योंकि इस बात को हम जितना तवील करते जाएंगे उतनी तवील होती जाएगी, ब्रेक की तरफ जाते हैं और अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। जी तो आरजे तलहा बिल्कुल ऐसा ही है, और जिस बात को जितना आप आगे बढ़ाएंगे उतना तवील होती चली जाएगी। और सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो आपने बात की है कि याजूज माजूज एलियंस ही हो सकते हैं, तो बिल्कुल इसमें भी कोई जो शक वाली बात नहीं है। मैं इस बात से एग्री कर सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि ये एलियंस हो, क्योंकि एलियन अटैक ऑन अर्थ ये जो है वो मुमकिनात में से दिखाया गया है। क्योंकि स्टीफन हॉकिंग एक साइंसदान थे, मेरे फेवरेट थे साइंस की फील्ड में, और उन्होंने ये चीज थ्योरी दी थी कि आप ये मुमकिन है कि आखिरी वक्त में या तो इंसान को जो है वो रोबोट्स ऐसा इंसान को टफ टाइम देंगे कि इंसान ने सोचा नहीं होगा, या ये होगा कि कोई बाहर से कोई एलियन सिविलाइजेशन आकर आप पर जो है वो अटैक कर देगी। तो ये मुमकिन है कि याजूज माजूज जो है वो एक एलियन सिविलाइजेशन में से हों और जो है वो फिर वो हमें जो है वो टफ टाइम दें, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया में तो ऐसी कोई कौम अभी तक तो मौजूद जो है वो नजर नहीं आती। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि जो है याजूज माजूज ही हों जो इंसान को टफ टाइम दें और इंसान के लिए जो है वो मसले मसाइल क्रिएट कर सकते हैं आगे। बिल्कुल इसी बात के साथ चलते हैं ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आते हैं फिर मजीद अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। आपके साथ मौजूद हैं आरजे मोहम्मद तलहा और आरजे आकाश शो तलाश के साथ। तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक लिसनर्स। तो हम आ चुके हैं आपके पास वापस। आप सुन रहे हैं शो तलाश विद आरजे तलहा एंड आरजे आकाश। हस्बे दस्तूर हस्बे रिवायत हमारे इस कड़ी का है ये आखिरी शो, और इसके बाद अब आपसे कब मुलाकात होगी ये हम नहीं जानते। उम्मीद है कि बहुत जल्द होगी। तो अब बातें तो चलती रहेंगी सामीन, आपसे बातें तो खत्म नहीं होगी, बातें आपसे खत्म होने वाली भी नहीं है। लेकिन जाहिर है कि एक टाइमिंग होती है, एक हमारे पास भी एक जो वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम जो वो मौजूद है। तो ज्यादा देर नहीं करते, काम को ज्यादा खींचते नहीं है। अब चलते हैं अपने जो वो कंटेंट की जो स्टोरी है हमारी उसे वो तो खत्म हो चुकी है, हमने स्टोरी अपनी खत्म कर ली है। और अब हम जो है वो चल रहे हैं अपनी जो पहेली वाले सेगमेंट की तरफ, जहाँ पर हम पहेलियां जो को लेकर आते हैं। तो हम चलते हैं आरजे तलहा की तरफ। आरजे आकाश वो कहते हैं ना कि जब जिंदगी का मजा आने लगता है तो जिंदगी खत्म हो चुकी होती है। तो बिल्कुल मेरे साथ लगता है ऐसा ही हुआ है। आज बहुत दिल कर रहा है मेरा बोलने का और बहुत ज्यादा बोलने का दिल कर रहा है, लेकिन वक्त की कमी है। और जब तक सांस ने वफा की और नई सुबह ने मौका दिया तो आगे जरूर अपने लिसनर्स के साथ आएंगे, गुफ्तगू करेंगे, मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ तरीकों के साथ आ सकते हैं। आप लोग सुनते रहिएगा। वो क्या एक जुमला है कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, अगर याद रहे तो याद रखिएगा। अच्छा, अपनी बात को मुख्तसर करते हुए मैं आज की जो पहली है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, और जो पिछली पहली थी उसका आंसर बताते हुए अपनी बात को जो है वो इख्तिताम की तरफ लेकर जाना चाहूंगा। पिछले शो के अंदर जो हमने पहली बताई थी वो थी ऐसी कौन सी चीज है जो गर्म करने से जम जाती है। तो आरजे आकाश आपने मुझे आंसर बताया था इसका कि दूध है जिसको गर्म करने से जम जाता है, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से जहां तक मेरी नॉलेज है और मैंने जहां तक रिसर्च करके ये बात की थी उसके मुताबिक दूध गर्म करने से पकता है और पक के खत्म नहीं होता, फिर वो जलने की तरफ जाता है। जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ आप बताइएगा कि आप उससे कितना अग्री करते हैं। और हमारे लिसनर्स के जो कमेंट है उनका भी बेहद शुक्रिया अपने कमेंट से अपनी राय से हमें आगाह करने का। मेरे पास जो आंसर है वो है आंसर अंडा।
अंडा जब उबालते हैं हम तो वो आप देखेंगे अंदर अपने खोल के अंदर होता है, तो वो पिघला हुआ लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब हम उसे उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो वो ठोस फॉर्म में आ जाता है। इसी तरीके से जब हम फ्राई करते हैं तो वो बिल्कुल पिघला हुआ लिक्विड होता है, और उसको हम फ्राई करते हैं तो वो जम जाता है। ये आंसर था। आरजे आकाश क्या कहेंगे? जी, तो आपने हमारे जो दिमाग के दरवाजे हैं वो खोल दिए हैं, वाकई में हमारे दिमाग के दरवाजे खटखटाए हैं, तोड़ दिए हैं आपने। लेकिन ये है कि जो है वो बिल्कुल ये आपका आंसर वाकई राइट है, और मुझे जो है मेरे जहन में भी नहीं आया कि अंडा वाकई एक ऐसी चीज है कि जो गर्म करने से जम जाती है। और बिल्कुल सही है। ये मैंने 2-3 केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स से भी पूछा तो उन्होंने मुझे अजीबो गरीब किस्म के केमिकल्स के नाम बताए जो गर्म करने से जम जाते हैं। लेकिन बहरहाल आपका जो है वो आंसर बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ इससे। चले, वक्त बहुत कम रह गया है, घंटियां बज चुकी हैं, और आज की पहली जो है वो मैं आरजे आकाश मेरे ख्याल से आप पहली नहीं पूछता, बस एक आपसे एक और सवाल है, उसके बाद अपने शो को इख्तिताम करेंगे। एक ऐसी जगह है जहां पर एक आदमी को रखा गया है, उसके पास सिर्फ एक कुर्सी है और उस कमरे का कोई दरवाजा नहीं है, ऊपर छत जो है वो खासी ऊंची है और एक छोटा सा रोशनदान है। उस आदमी को उस कमरे से निकलना है तो वो आदमी उस कमरे से कैसे निकलेगा? ये आज का सवाल है, और आप लोग तमाम लिसनर्स इसको सोचें। आप लोगों के मैसेजेस का बेहद शुक्रिया। साथ साथ आप अभी भी हमारे शो में मैसेज करना चाहेंगे, हमारे इस पहली का आंसर देना चाहेंगे और हमें अपनी राय से आगाह करना चाहेंगे, अपना प्यार हम तक पहुंचाना चाहेंगे, तो उसका एक ही तरीकेकार है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप हमें मैसेज करेंगे, जो कि है 0330860072। बहुत तेजी से हो गया, थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते बता देता हूँ। 033086000072 हमारा साथ दो, और इस नंबर पर कमेंट करें और हमें अपनी राय से आगाह करें। फेसबुक पर जाएं, नई सुबह इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उस पर जाएं, कमेंट्स करें, हमें बताएं कि आपको नई सुबह वेब रेडियो कैसा लगा, नई सुबह इंस्टीट्यूट की जो तमाम एक्टिविटी है वो आपको कैसी लगती हैं। अपनी दुआओं में मुझे खास तौर पे याद रखें, बाकी सबको भी याद रखें, हमारी आकाश और हमारी टीम को याद रखें, तलाश की टीम को याद रखें, हमारे बैक हैंड पे जो टीम इस सब चीजों को कंट्रोल कर रही होती है उसको याद रखें अपनी दुआओं में। नई सुबह वेब रेडियो की टीम को याद रखें, नई सुबह मैनेजमेंट की टीम को याद रखें, और दुआ के लिए कौन मुस्तहिक नहीं होता, सबको अपनी दुआओं में याद रखें। शाद रहें, आबाद रहें, और आगे भी एक और जुमला होता है, वो क्या होता है, चाहे सखर रहें या हैदराबाद रहें। लेकिन खैर, अपने अपने दिलों का हाल जो है वो अपने रब के साथ शेयर करते रहें, अपने खुदा को अपने दिलों का हाल बताएं, और यकीनन दिलों का हाल और दिलों का जो सुकून है वो उसी के जिक्र में है, उसका जिक्र करते रहें और हमें याद करते रहें। मैं आप लोगों से चाहूंगा इजाजत, दोबारा जिंदगी ने वफा की, नई सुबह ने मौका दिया तो आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज। जी, तो जनाब आरजे तलहा ने जिस तरीके के कमेंट्स किए तो रुला दिया वाकई इन्होंने। और बिल्कुल शाद रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं, तो हमें याद रखिएगा। खुदा ने के बाद।